स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एरा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग का जो है मैंने आपको पार्ट 1 दिया हुआ था, जिसके अंदर हमने केस स्टडीज डिस्कस किया था। पेप्सी, एप्पल, नाइकी, इन सभी कंपनियों का जो है हमने टॉस एनालिसिस किया था। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो है हम बात करेंगे सीपीएम और पर्ट की। सीपीएम और पर्ट का मतलब होता है, सीपीएम मीन्स है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। वैसे तो अगर आपने सीएस फाउंडेशन किया है या तो स्कूल में आपने मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज अगर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये कंट्रोलिंग की टेक्निक है। पर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो सीपीएम पार्ट का जो है एक बहुत ही अलग रोल, अलग फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो, जैसे हमने स्वॉट और टॉस एनालिसिस किया था, ये स्वॉट और टॉस एनालिसिस दोनों जो है एक्चुअली एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल का जो है हम यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे थे। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जब हम सीपीएम और पार्ट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में इस कंट्रोल टेक्निक का क्या रोल होता है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है उसका एज ए कंपनी सेक्रेटरी तो हम बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते कि कोई प्रैक्टिकल रोल है, बट कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरल पर्सनल है, इसलिए जो है इसको मैनेजमेंट के हर एक एस्पेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो शायद इस वजह से आईसीएसआई ने इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हमेशा स्टडी मटेरियल में से ही चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, तो मेरी सभी स्टूडेंट से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है वो स्टडी मटेरियल ओपन कर ले। आईसीएसआई का चैप्टर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग ओपन कर ले, और उसमें जो है सीपीएम और पार्ट ये जो मेथड दिए हुए हैं वो है पेज नंबर 498 के ऊपर। तो पेज नंबर 498 एफएमएडेशन मॉड्यूल का आप ओपन कर ले, और इसको चलो हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है सीपीएम और पर्ट। तो सीपीएम और पर्ट जो है मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कंट्रोलिंग फंक्शन का एक पार्ट है। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। जैसे कि मैनेजमेंट अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कंट्रोलिंग उसका लास्ट स्टेप है। तो कंट्रोलिंग से, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड को जब हमने वहाँ पर डिटरमाइन कर दिया है तो एक्चुअल में जब डिफरेंस आएगा तो वहाँ पर हम वापस जाएंगे प्लानिंग की ओर कि वो डिफरेंस क्यों आया है। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है वो हमेशा साथ साथ चलेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का लास्ट स्टेज है, और जब प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का लास्ट स्टेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वापस कंट्रोलिंग खत्म होने के बाद वापस जो है हम प्लानिंग पे ही आते हैं। तो पर्ट और सीपीएम दोनों जो है नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ है। नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, जो मैनेजमेंट के अलग अलग प्रोसेस जो होते हैं, उस जो प्रोसेस जो है या डिसीजन मेकिंग हो गया, या तो जो है प्लानिंग का एग्जीक्यूशन हो गया, या किसी भी तरीके से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जितने भी स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं तो उन सभी को हम बाय वे ऑफ चेन कनेक्ट करेंगे। उस सभी को बाय वे ऑफ चेन कनेक्ट करने के बाद में टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, उसका सक्सेस का रेशियो क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम सीपीएम और पार्ट में जो है वो डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ का मतलब यह है कि जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो डैट मीन्स वहाँ पर प्रेसिडेंट और सक्सीडेंट दोनों है। किसी भी एक प्रोसेस से पहले भी एक प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद में भी एक प्रोसेस है, और जो अल्टीमेट प्रोसेस है वो जो है आउटकम। तो पार्ट और सीपीएम जो है वो नेटवर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ है। और पार्ट और सीपीएम जो है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के द्वारा 1950 में इसको डेवलप किया गया था टू सपोर्ट द यूएस नेवीज पोलारिस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। देखो, यहाँ पर सीपीएम और पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट एनालिसिस का भी एक टेक्निक है। तो यहाँ पर जो यूएस नेवी का जो पोलारिस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखने के लिए, उस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए जो है पार्ट और सीपीएम को सबसे पहले डेवलप किया गया था। टुडे पार्ट एंड सीपीएम हैव बीन यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट में जो है सीपीएम और पार्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं? सीपीएम पार्ट वैसे देखा जाए तो अलग अलग है, पर वो दोनों साथ में भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट, जब नया प्लांट हम सेटअप कर रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, मूवी प्रोडक्शंस, बिल्डिंग अ शिप, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग ए न्यू वेपन सिस्टम,
रीएलोकेशन ऑफ ए मेजर फैसिलिटी, रीएलोकेशन ऑफ ए मेजर फैसिलिटी, रीएलोकेशन का मतलब यहाँ पर हम ये निकालेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को जब हम रिहेबिलिटेशन रिन्यू करते हैं, उसका जो है उसको पुनर्वास, दैट मीन्स उसका पूरा वापस नए से सेटअप करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रीलोकेशन। मेंटेनेंस ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर, इंस्टॉलेशन ऑफ ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS भी एक मैनेजमेंट अप्रोच है और वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और MIS जो है एक अलग कोर्स भी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपने हिसाब से डेवलप किया है। और MIS अगर आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस रहते हैं। कंडक्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, देखो एडवर्टाइजिंग कैंपेन में भी जो है हम CPM और PERT का यूज़ करते हैं। और आपको मालूम होगा कि अभी के टाइम में, क्योंकि क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ प्रिंट मीडिया या तो जो है दैट मीन्स TV मीडिया तक लिमिटेड नहीं रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे मीडियम है जिसके द्वारा जो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग होता है। तो आज के ज़माने में एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई हो सकती है, फार इवन देन प्रोडक्शन कॉस्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है और उसका अपना एक अलग रोल है प्रोडक्शन में। तो CPM में की पॉइंट्स क्या होते हैं? CPM computes the longest path of the planned jobs। longest path का मतलब क्या, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। एक्टिविटीज टू द लॉजिकल एंड पॉइंट्स and the end of the project, the earliest and the latest time by which activity can start and finish without making the project longer। हमने जो प्रोजेक्ट को डिटरमाइन किया है उसको कितने टाइम पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे और उस स्टार्ट करने के बाद में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसको जो है हम बोलेंगे स्टार्ट पीरियड से लेकर फिनिश तक का टाइम पीरियड। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज एन इफेक्टिव एंड पावरफुल मेथड ऑफ असेसिंग। किन किन चीज़ों का असेसमेंट होता है CPM में? तो व्हाट जॉब्स एंड एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड आउट, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हमें करना ही पड़ेगा। वेयर पैरेलल एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड, इसके साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज जो है हम परफॉर्म करेंगे। द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। रिसोर्सेज नीडेड फॉर ए प्रोजेक्ट, कितना एक्सपेंस होगा। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, शेड्यूल्स एंड टाइमिंग। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, पहले कौन सी एक्टिविटी करेंगे, दूसरी एक्टिविटी कौन सी रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। टास्क प्रायोरिटीज, कौन सा टास्क सबसे पहले होगा। द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ शॉर्टनिंग टाइम ऑन अर्जेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको कम से कम समय में पूरा करना है, तो इसकी भी हम कोशिश करेंगे। स्टेप्स इन पार्ट एंड CPM, तो सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पर रहेगा to identify and distinguish the various activities required for the completion of the project। identification of activities during the project के अंदर कौन कौन सी activities जो है हम करेंगे। सेकंड जो है relationship between jobs will be clearly laid down। हर एक दो प्रोसेस के बीच में, दो एक्टिविटीज़ के बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि सपोज हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में अगर रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर जो है वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी हो गई कि जिसमें रॉ मटेरियल का प्रोसेस होना पहले जरूरी है, तो वो प्रेसिडेंट एक्टिविटी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोग्रेस में पहुंचने से पहले रॉ मटेरियल का प्रोसेस होना जरूरी है, तो ये हो गया दोनों के बीच में रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप जो है ए ग्राफ ऑफ प्रोसेस विद टाइम एंड रिलेशनशिप, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है हम थर्ड ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। पेज नंबर 500 के ऊपर आपको एक टेबल दिया हुआ है, द प्रोजेक्ट ऑफ बजटिंग फॉर कंपनी ए। देखो उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो है जॉब आइडेंटिफिकेशन का, सेकंड जो है वो अल्टरनेट, क्या क्या अल्टरनेट अवेलेबल है हमारे पास, उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में है कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और सबसे लास्ट जो है वो है टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जॉब आइडेंटिफिकेशन है ए में है फोरकास्टिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स, हमें कितना सेल्स करना है। तो इस टाइम पे जो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, इस टाइम पीरियड में कितना टाइम पीरियड लगेगा इस जॉब को डिटरमाइन करने में। फोरकास्टिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स में 14 दिन जितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्केट असेसमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में है बी प्राइसिंग सेल्स, ठीक है, प्राइसिंग सेल्स, तो दैट मीन्स किस प्राइस पे जो है हम बेच सकते हैं, तो इस पीरियड में हमें इसमें जो है टाइम पीरियड लगेगा 10 दिन का। सी जो है वो है प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन शेड्यूल, जब हमें सेल्स बढ़ानी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, इस एक्टिविटी को डिटरमाइन करने में लगेंगे 7 दिन। इसके बाद है डी
कॉस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है, इसके लिए हमें लगेंगे 4 दिन। और सबसे लास्ट जो जॉब आइडेंटिफिकेशन है वो है ई। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्रिपेयरिंग द बजट, सबसे आखिरी में जो है हम सेल्स का बजट प्रिपेयर करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम बेच सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, कौन से मार्केट में बेचेंगे, ये जो है बजटिंग डिपार्टमेंट का काम है। और इस प्रोसेस में जो है 10 दिन का टाइम पीरियड लगेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में है एक्चुअली मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यह है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद में जो है कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद में जो है सेल्स की प्राइस डिटरमाइन करेंगे। तो कहने का मतलब क्या था, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो 45 डेज का टाइम पीरियड लेगा। इसके नीचे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने 1, 2, 3, 4 और 5 डॉट्स को उन्होंने कनेक्ट किया है। तो फर्स्ट से सेकंड दैट मीन्स फोरकास्टिंग से लेकर प्राइसिंग तक जो है 14 दिन का समय लग रहा है। प्राइसिंग से लेकर प्रोडक्शन शेड्यूल में जो है 10 दिन का समय लग रहा है। और आप एक और सीधा उन्होंने ऑप्शन दिया है सेकंड से थर्ड का कि प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन शेड्यूल, तो वो भी साथ में रहेगा, उसमें 7 दिन का टाइम लगेगा। और उसके बाद में 4th से 5th में जाने में जो है आपको 10 डेज दैट मीन्स प्रिपेयरिंग द बजट में 10 दिन का समय लगेगा। सर्कल्स 2 and 4 रिप्रेजेंट जॉब, आप जो है यहाँ पर मैं वीडियो में आपको साथ में वो इमेज दी हुई है मैंने, तो आप इस इमेज को देखो और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप कॉन्सेंट्रेशन करो उसके ऊपर। सर्कल्स 2 and 4 रिप्रेजेंट अ जॉब बी विच विल टेक 10 डेज एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर जो है जॉब बी में हमें कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, वो तो पहले उसमें ऊपर ही लिख दिया था। इट वुड बी सीन दैट जॉब सी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन जॉब बी। सी का मतलब है प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन शेड्यूल, वो बी के ऊपर डिपेंडेंट, प्राइसिंग सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हम इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। देन द 2 जॉब्स कैन बी डन साइमल्टेनियसली। कौन से, प्राइसिंग ऑफ सेल्स जो है वो हम अलग कर सकते हो, प्रोडक्शन शेड्यूल, क्योंकि एक काम जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, दूसरा काम जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। Once we reduce the project to the network of activities and events, we estimate activity durations. We are in a position to determine the minimum time required for the completion of the whole project. To do so, one must find the longest path or sequence connecting the activities through the network. This is called the critical path of the project. जो मैक्सिमम टाइम पीरियड यहाँ पर जो लग रहा है तो वो उसको जब हमें देखना है तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। तो 1 इज कनेक्टिंग सर्कल, अगर आप 1, 2 और 4 और 5 को अगर कनेक्ट करोगे तो लगेगा 34 डेज, 1, 2, 3, 4 और 5 को कनेक्ट करोगे तो लगेगा 35 डेज, ठीक है। It may however be noticed that this time is shorter than the total time listed in the table 1 which will be 45 days. देखो टेबल में हमने जो टाइम पीरियड लिया था वो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का हमने अलग से टाइम पीरियड लिया था, पर जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है दैट मीन्स की प्राइसिंग ऑफ सेल्स और प्रिपरेशन ऑफ बजट या तो फिर जो है प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट इसको कैरी कर रहा है। तो वो जो है वहाँ पर आपका टाइम बच सकता है। एक डिपार्टमेंट अपनी प्रिपरेशन खुद करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन खुद करेगा। एडवांटेजेस ऑफ पीईआरटी, तो पीईआरटी की जो है एडवांटेजेस यहाँ पर क्या है, कंपेल्स मैनेजर टू प्लान द प्रोजेक्ट क्रिटिकली इन कंसिडरेबल डिटेल। मैनेजर को जो है आप फोर्स कर सकते हो कि वो अपनी डिटेल जो है वो टाइम बाउंड मैनर में दे दे ताकि मालूम पड़ सके कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो सकता है। प्रोवाइड्स मैनेजमेंट ए टूल फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही प्रेडिक्शन करना, ये एक अच्छा टाइम पीरियड का जो है मेनली हम यहाँ पर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले ही दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डेटा मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड वाले इस सिस्टम में, क्योंकि जो है हमने 2 टास्क के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी है। ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन टाइम फॉरकास्टिंग, तो दैट मीन्स देखो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि सीपीएम और पीईआरटी जो है वो मेनली जो है प्रोजेक्ट में टाइम कितना लगेगा, प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट जब ऑन गोइंग होगा तो उस दौरान कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये पिक्चर हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है। द नेटवर्क विल हाईलाइट एरियाज दैट रिक्वायर अटेंशन और हायर प्रायोरिटी टू टेक की जॉब्स विदाउट इग्नोरिंग द लोअर प्रायोरिटी टास्क। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी दोनों टास्क को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है वो टाइम के ऊपर है। लिमिटेशंस क्या है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है अनसर्टेनिटी ड्यू टू रॉन्ग एज्यूम्पशंस। अगर टाइम पीरियड डिटरमाइन करने में या तो हम किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स में अगर हम डिफाइन नहीं कर पाए कि कितना टाइम पीरियड लगेगा या क्या रिसोर्सेज लगेंगे तो आपका एज्यूम्पशन जो है वो गलत हो सकता है।
टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, कितना टाइम लगेगा ये डिटरमाइन करने के लिए भी टाइम चाहिएगा, तो ये क्या है, अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट सुटेबल फॉर द रिपीटेटिव प्रोसेस, देखो आप सिंगल प्रोजेक्ट अगर हाथ पे लेते हो तो उसके लिए ये प्रोसेस ये जो CPM और PRT है वो एडवाइजेबल है, पर जहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस है वहाँ पर आपको कोई और मैनर टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए। CPM और PRT जो है प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब है बेसिस फॉर कंपैरिजन चार्ट, पेज नंबर 502 पे दिया हुआ है PRT और CPM का। तो सबसे पहले जो है PRT अनसर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए होता है, CPM जो है वो वेल डिफाइंड एक्टिविटीज़ के लिए होता है। PRT जो है वो टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम है, CPM जो है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड टाइम है, ठीक है। PRT इवेंट ओरिएंटेड है, CPM जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए PRT का यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए CPM का यूज़ होता है। PRT का जो मॉडल है वो प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड है, दैट मीन्स वहाँ पर जो है एज्यूम्पशन है, और CPM का जो मॉडल है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। PRT टाइम के पे फोकस करता है, CPM जो है टाइम और कॉस्ट दोनों पे फोकस करता है। PRT में 3 तरह के टाइम एस्टिमेट होते हैं, CPM में एक तरह का ओनली 1 टाइम एस्टिमेट होता है। PRT जो है हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेट, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, CPM में रिजनेबल टाइम एस्टिमेट करते हैं। PRT अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के लिए, CPM जो है वो प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के लिए है। और भी आगे 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, जनरल नेचर के हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, मुझे ऐसा लगा कि ICSI इस मॉड्यूल में जो है CPM को डिस्कस किया है, पर PRT को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। एनीवे, नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है कि जो उसके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो जिसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं कि जिन लोगों का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में अगर नंबर 1 पे है तो टाटा है, क्योंकि टाटा जो है ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी है, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी है, क्योंकि टाटा दाल, पल्सिस वगैरह ये सब भी आते हैं। टाटा जो है ऑटोमोबाइल के जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि बैटरी वगैरह जो है, कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। टाटा जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस जो है वो भी टाटा करता है। उसके अलावा जो है टाटा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बनाता है, वोल्टास के जो है एयर कंडीशन टाटा वोल्टास ब्रांड से प्रोड्यूस करता है। तो दैट मीन्स टाटा का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। The product portfolio analysis was proposed in 1973 by पीटर ड्रकर। देखो, मैनेजमेंट गुरु में अगर आप सबसे ऊपर अगर आप नाम देखोगे तो पीटर ड्रकर का ही आपको मिलेगा। इसका रीज़न है कि पीटर ड्रकर ने जो है काफ़ी सारे मैनेजमेंट अप्रोच दिए हुए हैं। एज ए वे टू क्लासीफाई करंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए पीटर ऑफ ड्रकर ने डेवलप किया। ड्रकर क्लासिफाइड द ऑफरिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी इनटू 7 कैटेगरीज। उन्होंने कंपनी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया। टुडेज ब्रेड विनर्स, टुमारो ब्रेड विनर्स एंड यस्टरडेज ब्रेड विनर्स। ब्रेड विनर्स का मतलब क्या है कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया है ब्रेड विनर। डेवलपमेंट्स, स्लीपर्स, इन्वेस्टमेंट इन मैनेजमेंट ईगो एंड फेलियर्स। ही क्लासिफाइड्स प्रोडक्ट इनटू फर्स्ट 3 कैटेगरीज। प्रोडक्ट के लिए उन्होंने टुडे, टुमारो और यस्टरडे के ब्रेड विनर में जो है उन्होंने क्लासीफाई किया। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। वाइल दोज इन द लास्ट 2 कैटेगरीज, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन मैनेजरियल ईगो। इन्वेस्टमेंट इन मैनेजरियल ईगो का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती है और उस प्रोडक्ट को रैंडमली लॉन्च किया जाता है। जब उस प्रोडक्ट को रैंडमली लॉन्च किया जाता है तो अल्टीमेटली ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में क्रैश हो सकता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉस्ट हो जाती है। एंड फेलियर्स एज वीकनेसेस। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर प्रोडक्ट जो है हमने रैंडमली लॉन्च किया था, हमने मार्केट सर्वे नहीं किया था, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं किया था, तो वहाँ पर तो लॉस होना ही है। इसके बाद में जो है BCG मैट्रिक्स। तो BCG मैट्रिक्स जो है सबसे पहले बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था और ये मेनली जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के इवैल्यूएशन के लिए ही उसका यूज़ किया जाता था। और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन जो है 2 स्टेज पे होता था, मार्केटिंग और सेल्स दोनों लेवल पे होता था।
BCG एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर मल्टी कैटेगरी मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। वही बात हो गई कि जहाँ जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट जहाँ पर है तो वहाँ पर जो है BCG मैट्रिक्स हेल्पफुल है। तो BCG मैट्रिक्स में जो है दो डायमेंशन है, एक है मार्केट ग्रोथ और दूसरा है मार्केट शेयर। देखो मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि आप सपोज कोई एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट कितने मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो उसके अंदर उन सभी का जो टोटल कस्टमर बेस है उसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने कस्टमर परचेस कर रहे हैं, ये मार्केट शेयर है। मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या है, सभी कंपनियों का मिलके जो टोटल टर्नओवर उस प्रोडक्ट का कितना है, ये मार्केट ग्रोथ है। दैट मीन्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं मोबाइल इंडस्ट्री का। इसके पीछे का रीज़न है कि आज से अगर 10-12 साल पहले देखो कि जब एंड्रॉयड इंडिया में जस्ट लॉन्च ही हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की, तो 2010-11 में बहुत लोगों के पास जो है मोबाइल तो होते थे पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे। तो उस टाइम पे आप सोचो कि उस टाइम पे जो है एंड्रॉयड का मार्केट शेयर जो है वो बहुत ही कम था। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है उसके बाद में एंड्रॉयड 1 करके गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एंड्रॉयड 1 का मतलब क्या था कि बेसिक फैसिलिटीज़ वाला एंड्रॉयड फ़ोन। तो अलग अलग कंपनियों के साथ उन्होंने टाई अप किया और जो है उन्होंने अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया। ये उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया। मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कुछ नए कस्टमर को जोड़ा, बट अल्टीमेटली जब उसकी यूटिलिटी जो है उन्होंने उसमें वैल्यू एडिशन किया। और गूगल मैप्स और यूट्यूब है, ऐसे अलग अलग बहुत तरह के, जब गूगल ने अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया तो जो है वहाँ पर उनको मार्केट ग्रोथ भी मिली। यहाँ पर ना सिर्फ उसको कुछ नए कस्टमर मिले, उनको बहुत सारा नए कस्टमर मिले। एंड माइंड यू आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप जो है विदाउट एंड्रॉयड आप जो है आपकी लाइफ रन कर रहे हो। इसके पीछे का रीज़न है, नो डाउट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एंड्रॉयड ही यूज़ कर रहे हैं, जो है एप्पल का आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं। बट डैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन कहाँ पर आया है। रिवॉल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी का आया है और टेक्नोलॉजी में भी जो है स्मार्टफोन में जिस तरह की एप्स है उसके कारण रिवॉल्यूशन आया है, सब कुछ ईजी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा मेन पर्पस था मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर को डिफाइन करने का। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायमेंशन क्रिएट्स ए मैट्रिक्स। देखो अब ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है। तो हम अब उस सिचुएशंस को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें जो सबसे पहला है वो है कैश काउ। तो कैश काउ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर मार्केट शेयर ज़्यादा होता है पर जो मार्केट की ग्रोथ होती है वो लोअर रहती है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट की ग्रोथ कम होने का मतलब क्या है कि कस्टमर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है बट जो प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कंपेरेटिवली अगर हम देखें कि टोटल जितने कस्टमर है उसमें से हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर्स ज़्यादा है, तो ये हुआ कि हाई मार्केट शेयर। बट मार्केट की ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि टोटल कस्टमर्स जो है वो कम है। तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। कहने का मतलब क्या था, क्योंकि देखो मार्केट शेयर अच्छा है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को अभी ज़्यादा इंप्रूव करने की या मॉडिफाई करने की या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट हमें अच्छा अर्न करके दे रही है, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी यह है कि रिटेंशन ऑफ द मार्केट शेयर। हमें जो है अपना मार्केट शेयर, हमें अपना कस्टमर शेयर जो है वो मेंटेन करके रखना है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो है स्टार का मतलब है हाई मार्केट शेयर व्हेन मार्केट इज फुल्ली ग्रोन। जब मार्केट ग्रोथ पूरी तरीके से हो गई है, दैट मीन्स कि कस्टमर के नंबर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, एक सैचुरेटेड लेवल आ गया है और मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। देखो इस तरह की जो लग्जरी है वो बहुत ही कम सेलर एंजॉय कर पाएंगे। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफ़ी कम्पिटेटिव है, तो ही आप ये स्टेटस एंजॉय कर पाओगे। क्या स्ट्रेटेजी है, तो हर तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स प्रमोशन। देखो अब यहाँ पर मार्केट शेयर को मेंटेन करना है तो एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन एंड राइजिंग मार्केट शेयर द कॉन्सेंट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी हाई इन मार्केटिंग एक्टिविटीज सो एज टू इंक्रीज। यहाँ पर हमें मार्केटिंग करते रहना है, एडवर्टाइजमेंट करते रहना है, हमें इस सिचुएशन को मेंटेन करना है। इसके बाद में है जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो है क्वेश्चन मार्क। तो
क्वेश्चन मार्क एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पर प्रोडक्ट तो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, बट वो बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के, या तो फिर जो है कभी कभी कोई रीज़न नहीं भी होता है, वो प्रोडक्ट एकदम ही फेल हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट के फेलियर होने का रीज़न मालूम नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रोडक्ट को वापस रन करने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भी सही, तो जो है हमें यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस नहीं है। क्योंकि क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली तो सक्सेस रहा, उसके बाद में जो है प्रोडक्ट जो है वो वापस फेल हो गया। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ बजाज कंपनी का। आपको मालूम होगा कि बजाज जो है उसने आज तक बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अलग अलग मॉडल उसने बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं किए। इसके पीछे का कारण क्या है कि उनको मेनली उनके जो फ्लैगशिप मॉडल अगर हम बोल सकते हैं तो वो है डिस्कवर, प्लेटिना और बजाज पल्सर। आज की तारीख में ये सिर्फ 3 ही मॉडल ऐसे हैं कि जिसको बजाज कंटिन्यू कर रही है। तो आज से 15-20 साल पहले की जो बजाज की प्रोडक्ट रेंज थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और 15-20 साल पहले जो है बजाज का जो मेन फोकस जो है वो स्कूटर सेगमेंट पे रहता था। और बजाज ने जो है सबसे ज़्यादा स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मोनोपोली अगर इंडियन मार्केट में अगर किसी ने देखी है तो वो बजाज ने देखी है। बट लेटर ऑन एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया, खास करके जब हीरो होंडा स्प्लेंडर, जब उसका होंडा के साथ कोलैबोरेशन हुआ करता था, तब उन्होंने हीरो होंडा स्प्लेंडर लॉन्च किया। हीरो होंडा स्प्लेंडर लॉन्च करने के बाद में जो है बजाज के स्कूटर्स की डिमांड में काफ़ी कमी आती गई। अब जब बजाज की स्कूटर्स की डिमांड में कमी आती गई, वो अलग अलग जो है प्रोडक्ट लॉन्च करता गया। जैसे कि उन्होंने बजाज लीजेंड जो है वो लॉन्च किया, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने छोटे मोटे स्कूटर 100 सीसी सेगमेंट में, 150 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया, पर वो बहुत ही जल्दी फेल होने लगे। तो यहाँ पर फिर जो है बजाज को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि अब जो है स्कूटर सेक्टर में उनकी मोनोपोली नहीं रही है, और उन्होंने उसमें से इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस खींच लिया। और पल्सर जो है वो सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1999 में। तो पल्सर उसका काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सिंस बिगिनिंग, जब से इंसेप्शन उसका हुआ उस प्रोडक्ट का, तब से वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा सेल आउट हो रहा है। बजाज ने उसका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में रखा है, और उसमें जो है उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा किया है। पल्सर 125 सीसी से लेकर जो है 200 सीसी तक भी आज मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका सीधा साफ मतलब यही है कि बजाज ने ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया कि जो उसको कुछ भी अर्न करके नहीं दे रहे थे, जो कि क्वेश्चन मार्क प्रूव हुए। क्या स्ट्रेटेजी होती है? तो यहाँ पर जो होती इसके जो क्वेश्चन मार्क की जो स्ट्रेटेजी होती है कि इसमें से किस तरीके से निकला जाए, तो सबसे पहली जरूरत है न्यू कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज आर द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर कन्वर्टिंग क्वेश्चन मार्क्स टू स्टार और कैश फ्लो। हमें क्वेश्चन मार्क को स्टार में या तो कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए जो है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्दरमोर टाइम टू टाइम मार्केट रिसर्च ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी। कस्टमर को क्या चाहिए ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जो चौथा कॉम्बिनेशन जो है वहाँ यहाँ पर मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ का, वो है डॉग। तो डॉग का मतलब ये होता है कि मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट की ग्रोथ रेट भी कम है। दैट मीन्स ना नए मार्केट प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो गया, उसको अगर हम दूसरे तरीके से बोले तो प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो गया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो नोकिया के फीचर्ड फ़ोन। नोकिया के फीचर्ड फ़ोन को एंड्रॉयड के मार्केट में आने के बाद में, स्मार्टफोन और टच फ़ोन के आने के बाद में जो है नोकिया को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल सैमसंग के साथ करनी पड़ी। सैमसंग के कारण जो है दूसरे भी काफ़ी सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर भी जो है उसके अलावा जो है जेन, माइक्रोमैक्स, ऐसे कार्बन, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स आए, और उन लोगों ने भी जो है नोकिया को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया। और यहाँ पर क्या था कि मार्केट शेयर तो नोकिया का कम हो ही गया, मार्केट भी ग्रोथ नहीं हो पाया। मार्केट क्यों ग्रोथ नहीं हो पाया? क्योंकि टच फ़ोन यूज़ करने में ईजी थे, और उसमें जो है जो खास करके जो लिमिटेशंस थी, जो फीचर्ड फ़ोन की जो लिमिटेशन थी कि उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स काम नहीं कर रहे थे, तो टच फ़ोन के अंदर जो है उस लिमिटेशंस को दूर किया गया। और ख़ास करके जब से एंड्रॉयड अगर मार्केट में लॉन्च हो गया, तो एंड्रॉयड आने के बाद में तो जो है टच फीचर्ड फ़ोन पूरी तरीके से बंद हो गए। तो यहाँ पर जो नोकिया के फीचर्ड फ़ोन थे, कीपैड वाले जो फ़ोन थे, वो डॉग की कैटेगरी में चले गए। मार्केट शेयर भी कम रहा और जो है मार्केट भी ग्रोथ नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि सेल्स जो है वो या तो बिल्कुल बंद हो जाती है, और आगे उसके बाद में जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन भी नहीं करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग गुड्स को उनको अगर हो सके तो जो भी प्राइस मिले उसमें उसको बेच देना चाहिए।
तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी है डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को हम वापस ले लें, तो दैट मीन्स यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। और टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड यूज़ द मनी समवेयर एल्स, तो उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि इस पैसे को हमें कहीं और जो है यूटिलाइज करना चाहिए। अब इस सीक्वेंस इन BCG मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जो है उन्होंने सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि एक कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी में कैसे जाए। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कैश फ्लो से स्टार की ओर कैसे जाए, क्वेश्चन मार्क से स्टार या कैश फ्लो में कैसे जाए, या तो डॉग से जो है हम स्टार या तो कैश फ्लो में कैसे जा सके। देखो सीधी सी बात है कि स्टार और कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव कैटेगरी है और क्वेश्चन मार्क और डॉग जो है वो नेगेटिव कैटेगरी है। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि वो डॉग और क्वेश्चन मार्क में रहे। तो यहाँ पर जो है सक्सेस सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, एक प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, सक्सेस सीक्वेंस का मतलब ये है। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन मार्क से या तो जो है आप स्टार की ओर जाओगे या तो जो है कैश फ्लो की ओर जाना प्रीफर करोगे, ठीक है। तो ये सक्सेस डिपेंड करती है डिसीजन मेकिंग के कि आपका प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन मार्क से डॉग की ओर जा रहा है कि स्टार या कैश काउ की ओर जा रहा है। तो और इसके अलावा जो है डिजास्टर सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर डिसीजन मेकिंग गलत हुआ तो कैश काउ या स्टार में से जो है हम सीधा डॉग में चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है जनरली डाउनफॉल माना जाएगा। तो स्टेप्स इन BCG मैट्रिक्स, तो सबसे पहला है चूज द यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि हम किस लेवल पे ये प्लानिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। डिफाइन द मार्केट, calculate the relative market share, that means with comparison to competitors, find out the market growth and draw the circles on a matrix। तो सबसे पहला जो है choose the unit, तो यहाँ पर चूज द यूनिट का मतलब यह है कि पर्टिकुलरली हमें SBU का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का काम ये होता है कि पर्टिकुलरली उसके रीजन में टोटल सेल्स कितनी हो रही है वो सब कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से ही मेंटेन होता है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे SBU। सपोज हम एग्जांपल लें कि अगर मध्य प्रदेश जैसा स्टेट है तो यहाँ पर SBU जो है वो इंदौर जैसे सिटी को डिटरमाइन कर दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के तौर पे। अगर गुजरात अगर है तो वहाँ पर अहमदाबाद जैसा सिटी रहेगा या तो सूरत रहेगा। सूरत में भी काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस, आपको मार्केट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है सूरत का। इसके अलावा महाराष्ट्र होगा तो मुंबई हुआ, पुणे हुआ, औरंगाबाद हुआ, नागपुर है, तो ये सब जो है काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफाइन द मार्केट। डिफाइन द मार्केट का मतलब क्या हुआ कि हमारा कस्टमर बेस, कस्टमर क्लास जो है वो हमारा कैसा रहेगा। उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर हम मर्सिडीज़ कार की बात करते हैं और उसके लिए जो है हम पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अगर मर्सिडीज़ का मार्केट शेयर देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मर्सिडीज़ का जो मेन कैटेगरी है वो कंफर्ट और सेडान लेवल की आती है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि पैसेंजर कार में मर्सिडीज़ का मार्केट शेयर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हम अगर फेरारी या लैम्बोर्गिनी के मार्केट शेयर की बात करें तो वहाँ पर जो है ठीक उसी तरीके से मर्सिडीज़ के जैसे ही पैसेंजर कार के सेगमेंट में वहाँ पर भी उसका कोई मार्केट शेयर नहीं रहेगा। पर जब हम रेसिंग की बात करते हैं तो रेसिंग में लैम्बोर्गिनी और फेरारी का मार्केट शेयर शायद बहुत ही ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर है डिफाइन द मार्केट। थर्ड है कैलकुलेट रिलेटिव मार्केट शेयर। तो रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कंपटीटर की कंपैरिजन में हमारा मार्केट शेयर कितना है उसको यहाँ पर उन्होंने एरिथमेटिकल फार्मूला दिया हुआ है। रिलेटिव मार्केट शेयर इज इक्वल टू फर्म्स मार्केट शेयर। तो दैट मीन्स हमारी फर्म का शेयर कितना है, दैट मीन्स हमारे फर्म का रेवेन्यू कितना है डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट कंपटीटर्स मार्केट शेयर। जो सबसे बड़ा कंपटीटर है आपका उसका मार्केट शेयर कितना है। तो सपोज जो है कंपटीटर का मार्केट शेयर रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में 25% है और हमारा मार्केट शेयर जो है वो 10% है। तो 10% डिवाइडेड बाय 25%, तो हमारा मार्केट शेयर कितना हुआ 0.4। ये हुआ रिलेटिव मार्केट शेयर। उसके बाद में जो है फाइंड आउट मार्केट ग्रोथ रेट। तो मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पर यह है कि हर साल मार्केट कितना ग्रो हो रहा है, टोटल कस्टमर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक फर्म की टोटल रेवेन्यू कितनी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद जो है स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द BCG मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है बिल्ड। तो बिल्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम क्वेश्चन मार्क को स्टार से ले जाकर आगे कैश काउ तक उसको प्रमोट करेंगे। सेकंड है होल्ड।
होल्ड का मतलब ये है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, और जो अगर स्टार का स्टेटस है तो उसको हम एटलीस्ट वहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है इसके थर्ड जो है वो है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है इंक्रीजिंग सेल्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो दैट मीन्स कि अभी जिस इन्वेस्टमेंट के लेवल पे हम सेल्स कर रहे हैं तो इसके लिए जो है हमें नए नए कस्टमर की तलाश करनी पड़ेगी। Thus the BCG matrix is the best way for a business portfolio analysis। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ क्या है कि इसका सबसे अच्छा है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का जो मेथड है वो बहुत ही वायबल है। ओरिजिनल BCG मैट्रिक्स जो है वो 1970s और 80s में जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज़ करती थी। यूटिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इन प्रैक्टिस वॉज टू फोल्ड। तो दो जगह पे मेनली उसका यूज़ होता था कि जहाँ पर कैश काउ यूनिट है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है ये हम देखते थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है स्टडी करने के टाइम पे कि कैश काउ एक ऐसी कैटेगरी है कि जहाँ पर मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो है BCG मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल था कॉम्पिटिटिवनेस को जज करने के लिए। इसकी बहुत सिंपल सी बात है, अभी हमने यहाँ पर जो है टोटल मार्केट शेयर और कंपटीटर का मार्केट शेयर हमने कंपेयर किया रिलेटिव मार्केट शेयर में। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस से हमें बहुत ही अच्छा एक नॉलेज मिलता है कि कंपटीटर के अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट शेयर कितना है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ BCG मैट्रिक्स, तो क्या BCG मैट्रिक्स का लिमिटेशंस क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर जो है हम हायर मार्केट शेयर के ऊपर जो है हमने ज़्यादा फोकस किया है, और यहाँ पर जब हम कैश काउ या तो स्टार की ओर जाना चाहेंगे तो री इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है। तो री इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए जो हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंटरडिपेंसीज को इग्नोर किया है। इंटरडिपेंसीज का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट के सेल्स होने का डिपेंडेंस दूसरे प्रोडक्ट पे हो सकता है। तो हमने इस तरह की इंटरडिपेंडेंसीज को यहाँ पर BCG मैट्रिक्स में इग्नोर किया है। द मैट्रिक्स हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर सजेस्टिंग दैट ऑल कॉर्पोरेशंस विल आइडेंटिफाई यूनिट्स और प्रोडक्ट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट कौन से कैश काउ, स्टार, डॉग और क्वेश्चन मार्क इस चार में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉस्ट मार्केट शेयर के लिए जो है हमने किसी तरह का कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कि अगर मार्केट शेयर अगर नहीं रहा तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे। इस यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर हम कैश काउ या स्टार की स्ट्रेटेजी अगर यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होगी, ये जरूरी नहीं है। तो BCG मैट्रिक्स डज नॉट शो व्हाट कंपटीशन इज डूइंग, कंपटीटर्स आर डूइंग। हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर ध्यान में नहीं ले रहे हैं। मार्केट ग्रोथ रेट इज ओनली वन फैक्टर दैट मेक्स एन इंडस्ट्री एट्रैक्टिव। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है मार्केट ग्रोथ के ऊपर है। द BCG मैट्रिक्स में ओवर सिंप्लीफाई द असेसमेंट ऑफ द फैक्ट। BCG's रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर जो है BCG के रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिखी है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंटेशन टू अलाउ एडोप्टेशन टू इंक्रीजिंगली अनप्रडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट मीन्स एडप्टेबिलिटी बढ़ानी है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करो। इट सेज द कंपनीज नीड टू लुक एट न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स टू रिन्यू देयर एडवांटेज एंड रेजिस्ट फ्रॉम वेस्टिंग रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा अच्छा आप प्रोडक्शन करो और मार्केट शेयर को बढ़ाओ। तो दोस्तों ये थी मेरी सेकंड वीडियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग के ऊपर। बहुत ही जल्द मैं आपको जो है इसका पार्ट 3 भी दे दूंगा और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश करी है कि इसमें आप जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ उतना मैं आपको कर दूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।